बच्चों केमिकल एनर्जेटिक्स में जो नेक्स्ट अब आपने करना है दैट इज़ थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है थर्मोकेमिस्ट्री, कैसे आप इसको डिफाइन करते हो। स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस दे आर अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज। बोलने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस जब भी होती हैं तो हमेशा एनर्जी चेंज होता है, क्योंकि आपको बताया गया है हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम इसको इस सेंस में भी बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय हीट चेंज। मतलब कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में हीट इवॉल्व होती है और कुछ में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि देयर इज हीट चेंज। हीट चेंज मीन्स हीट कैन बी इवॉल्व, हीट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। तो वो जो ब्रांच है साइंस की दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें आप डील करते हो हीट चेंज के साथ। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है जब भी वर्ड यूज किया जाता है हीट चेंज मीन्स हीट कैन बी रिलीज्ड और हीट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो यही है थर्मोकेमिस्ट्री। तो व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय हीट चेंज, either heat is evolved or absorbed. So the branch of science which deals with the heat changes involved in chemical reactions is called thermochemistry. ठीक है, ब्रांच साइंस की वो जिसमें आप हीट चेंज के साथ डील करोगे वो है आपकी थर्मोकेमिस्ट्री। राइट, आप देखोगे कि जब भी थर्मोकेमिस्ट्री में आप देखोगे कि देयर इज कन्वर्जन ऑफ इन थर्मोकेमिस्ट्री there is always conversion of chemical energy into heat energy and vice versa. And vice versa means chemical energy heat energy में convert हो सकती है और heat energy chemical energy में भी convert हो सकती है in thermochemistry. तो आपको पता ही है reactions जो proceed करती हैं with evolution of heat, मतलब वो reactions जिनमें heat evolve होती है या release होती है उनको आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और इसमें क्या होगा? सिस्टम से हीट जाएगी सराउंडिंग को, दैट मीन्स सिस्टम रिलीजेस हीट टू द सराउंडिंग। और आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर ऑलवेज शोन बाय नेगेटिव साइन, दैट मीन्स हीट इज रिलीज्ड। नेगेटिव स्टैंड्स फॉर हीट इज इवॉल्व, क्यू स्टैंड्स फॉर हीट, नेगेटिव स्टैंड्स फॉर हीट इज इवॉल्व और रिलीज्ड। तो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होगी तो आप नेगेटिव साइन देखोगे वहां पे। उसी तरह से कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इसमें जो एनर्जी होगी वो किससे किसको जाएगी? सराउंडिंग से सिस्टम को। तो मतलब क्या हो गया? सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, तो हियर सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग हीट, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिस्टम इज रिलीजिंग हीट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट को आप क्यू से लिखते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप पॉजिटिव साइन से देते हो। पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो आपने ध्यान रखना है कहीं भी अगर पॉजिटिव साइन लगा है हीट के साथ तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर एब्जॉर्प्शन, नेगेटिव स्टैंड्स फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर रिलीज ऑफ हीट और एनर्जी। ठीक है, आप देखोगे आगे यूनिट्स आपको पता ही है हीट की, जूल और किलो जूल, किसी में भी दे सकते हो आप। ठीक है, आपने याद रखना है जो थर्मोकेमिस्ट्री है दैट इज बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मेन जो थर्मोकेमिस्ट्री है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ये आएंगी कि अगर आपको थर्मोकेमिस्ट्री की नॉलेज है तो यू कैन कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी एंड यू कैन कैलकुलेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो आपने +2 में भी पढ़ी हैं, अभी भी हम पढ़ेंगे इनको आगे। तो आपको पता होना चाहिए थर्मोकेमिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो ये तो जस्ट थोड़ा सा सिंपल सा है कि क्या आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्या आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, सब पता है आपको, बस थोड़ा सा रिवाइज किया आपने एक तरह से। उसके बाद है आपको ये भी मैंने बताया था कि जब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
जहाँ पे W है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिसको मैं लिख रही हूँ P डेल्टा V। तो फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। स्टूडेंट्स, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेते हैं तो ऑब्वियस है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई तो डेल्टा V क्या हो गया, 0। तो जब डेल्टा V 0 हो गया तो P डेल्टा V क्या हो गया, 0। तो उस केस में डेल्टा U किसके इक्वल आ गया, हीट के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हियर V स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑलवेज रिमेंबर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। आपको पता है डेल्टा U इज स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। तो अगर आपके प्रोडक्ट फाइनल स्टेट है, रिएक्टेंट इनिशियल स्टेट है, तो डेल्टा U क्या आएगा, UP माइनस UR। P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, R स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया डेल्टा U इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू UP माइनस UR एंड दैट इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑलवेज रिमेंबर हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। उसी तरह से स्टूडेंट्स आपको बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होती हैं, कुछ होती हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं। तो उस टाइम आपने एक और टर्म इंट्रोड्यूस की थी एंड दैट वाज एंथैल्पी। और आपको बताया गया था वहाँ पे भी जब आपने फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था कि जिस तरह से हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है, उसी तरह से एट कांस्टेंट प्रेशर हीट चेंज जो है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। ये दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, दे कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, QP इज इक्वल टू डेल्टा H, P हेयर स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड QV इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, डेल्टा H आपको पता है अगेन एंथैल्पी चेंज, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आप इजीली बोल सकते हो डेल्टा H। अब क्योंकि प्रोडक्ट जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, सिमिलरली एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, आप प्रोडक्ट को इकट्ठा सम करोगे उनका एंथैल्पी चेंज को, इसी तरह से रिएक्टेंट को इकट्ठा करोगे सारे रिएक्टेंट्स को, तो क्या लिखा गया आपको, डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ HP, दैट इज प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट की हीट चेंज को आपने प्लस करना है, फिर उसमें से माइनस करना है आपने सारे रिएक्टेंट का हीट चेंज। तो प्रोडक्ट का अलग से प्लस कर लेना है, रिएक्टेंट का अलग से प्लस कर लेना है, ठीक है, और उन दोनों को आपस में क्या करना है फिर सब्ट्रैक्ट। तो वो आ गया आपका एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जो आपको पहले बता दिया, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको पता है कोई रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हीट हमेशा क्या होती है, रिलीज, एनर्जी इज ऑलवेज इवॉल्व। ठीक है, तो वो कब होगी इवॉल्व, अगर आपका प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो आपने प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करने हैं, तो ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट की कम होगी और रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी तो आपका आंसर काय में आएगा, माइनस में। तो हियर जो माइनस है दैट स्टैंड्स फॉर heat is evolved. So always remember for exothermic reaction summation of HP is always equal to summation of HR, product reactant enthalpy. ठीक है, एंड ऑब्वियसली जब ऐसा होगा तो जब आप प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करोगे तो डेल्टा H आपका माइनस में आएगा, दैट स्टैंड्स फॉर हीट इज इवॉल्व। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज माइनस, हीट इज इवॉल्व। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन समेशन ऑफ HP, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन HR। उस केस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी, जो टोटल एंथैल्पी होगी प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू द टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ऑब्वियस है जब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करोगे तो डेल्टा H काय में आएगा, पॉजिटिव में। तो जब डेल्टा H पॉजिटिव होता है दैट मीन्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना है
डेल्टा एच में भी वही है, अगर नेगेटिव साइन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज्ड, अगर पॉजिटिव साइन है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होगी। एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम होगी। टोटल एंथैल्पी देखेंगे आप, एंड दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब्ड। उसके बाद थोड़ा सा देखना है आपने व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट। आप देखोगे आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे, देयर कम्स अ वर्ड स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड जब वर्ड यूज हो रहा है तो दैट इज स्टैंडर्ड स्टेट। हमेशा याद रखना है स्टैंडर्ड स्टेट है मतलब जब चेंज, जब भी फिजिकल या केमिकल चेंज स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है। और स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर का हो और टेम्परेचर जब 298.15 केल्विन का हो, ठीक है। तो जब चेंज इन कंडीशंस में हो रहा है, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298.15 केल्विन। इसको आप 298 भी ले सकते हो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0.15 से, बट एक्चुअल में है एग्जैक्टली जो है ये है 298.15 केल्विन। तो जब टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, तो जो स्टेट होती है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, जब भी एंथैल्पी चेंज स्टैंडर्ड स्टेट में होता है तो उसको क्या बोलेंगे आप? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। जब भी कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में हो रही है, प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, रिएक्टेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उस चेंज को बोलते हैं आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। और उसको कैसे लिखते हैं? चेंज स्टैंड्स फॉर डेल्टा, एच स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी, दिस नॉट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज सिंपल, डेल्टा एच नॉट आर, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो ये जो नॉट साइन लगता है स्टूडेंट, अगर ये लगा है तो दैट मीन्स स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 298.15 केल्विन टेम्परेचर, और अगर ये नॉट नहीं लगा है तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, ऑर्डिनरी प्रेशर है, एनी टेम्परेचर एनी प्रेशर। अब आपने ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि आप मोलर एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो बाय कन्वेंशन हम क्या लेते हैं? मोलर एंथैल्पी ऑफ एवरी एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज टेकन एज 0। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो उसकी सबसे स्टेबल फॉर्म है, वो उस स्टेट में उसकी मोलर एंथैल्पी कितनी लेनी है आपने? 0। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में है? O2। हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? H2। नाइट्रोजन किस फॉर्म में है? N2। हीलियम किस फॉर्म में है? He। ठीक है, तो उन स्टेट्स को आपने मोलर एंथैल्पी कितनी लेनी है? 0। ये बाय कन्वेंशन है, इसको याद रखना है। मोलर एंथैल्पी ऑफ एवरी एलिमेंट जिस फॉर्म में वो नेचर में है इन स्टैंडर्ड स्टेट, दैट इज टेकन एज 0। ठीक है, ये आपने याद रखना है। न्यूमेरिकल करेंगे हम आगे तो वहाँ क्लियर होगा, ये वहाँ यूज होगा ये। इसका मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मरकरी, मरकरी Hg फॉर्म में होता है नेचर में, ब्रोमीन Br2 में है, आयोडीन I2 में है। तो इस फॉर्म में जब ये हैं तो इनकी मोलर एंथैल्पी आपने कितनी लेनी है स्टूडेंट्स? 0। उसी तरह से जब एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, सपोज करो जैसे कार्बन है, कार्बन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये नहीं है कि दोनों की ही मोलर एंथैल्पी आपने 0 लेनी है, नहीं। जो इसकी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने 0 लेनी है, दूसरे की 0 नहीं आएगी, उसकी कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी 0 लेनी है। जैसे कार्बन में ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल होती है तो उसकी 0 ली, डायमंड की 0 नहीं होगी। सिमिलरली सल्फर की 2 फॉर्म्स हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। इसकी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है? रोम्बिक। तो कौन सी 0 लेनी है आपने? जब सल्फर रोम्बिक फॉर्म में है तो वो 0 आएगी, जब सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में है तो वो 0 नहीं आएगी। हाँ, दोनों यस, बोथ आर एस। सल्फर नेचर में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन 2 फॉर्म्स हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। जो ज़्यादा स्टेबल है वो रोम्बिक है, तो वो लेनी है 0, मोनोक्लिनिक की 0 नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये क्या बताया मैंने आपको? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन
एक ही चीज़ है, चाहे आप इसको बोल लो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो वन एंड द सेम चीज, अगर आर लगा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आर नहीं लगा है तो भी कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एंड दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब अगर आपको ये आइडिया लग गया तो अब आप करेंगे आगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स पहले तो आपको इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, क्योंकि जब इनके न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो इक्वेशन आप तभी लिख पाओगे जब आपको डेफिनेशन पता होगी। तो आपको पता लग गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि कोई कंपाउंड जब बन रहा है तो कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है। अगेन आई एम सेइंग एंथैल्पी चेंज, एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी कैन बी इवॉल्व्ड। तो जब कोई कंपाउंड बन रहा है, अपने कंपाउंड किससे बनता है, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। उसी तरह से वाटर, ठीक है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है तो कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है। वाटर की फॉर्मेशन का मतलब हो गया वाटर किससे बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। तो वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो जब स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड स्टेट तो होगी ही होगी। इसको कैसे लिखते हैं आप, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। जब 1 मोल किसी कंपाउंड का बन रहा है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से तो कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है। एंथैल्पी चेंज मीन्स हीट चेंज, एनर्जी चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो एंथैल्पी चेंज होता है -296.8 किलो जूल पर मोल। और यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब मैं माइनस में लगा रही हूँ इसका मतलब आप ये बोलोगे कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है तो 296.8 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। तो माइनस नहीं बोला मैंने, अब मैंने रिलीज लगा दिया, तो रिलीज्ड इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर माइनस, ठीक है। तो कैसे लिखी मैंने ये इक्वेशन, मैंने क्या बोला आपको, जब सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनता है तो 296.8 किलो जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन, सल्फर डाइऑक्साइड मैंने इस साइड लिखा, प्रोडक्ट है वो, किससे बनता है, अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये बना सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई और कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, दिस इज द एंथैल्पी चेंज। ये हमने रिएक्शन लिख ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आगे न्यूमेरिकल आएंगे, फिर हम क्लियर करेंगे उनको। अगर आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आइडिया है स्टूडेंट्स, तो यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, जिसको आप डेल्टा एच नॉट बोलते हैं, या आप उसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच नॉट आर, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है। तो वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इफ वी नो द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंड फॉर्मूला इज डेल्टा एच नॉट आर, that is standard enthalpy change of reaction is equal to sum of standard enthalpy change formation of product minus sum of standard enthalpy change formation of reactant. Here sum means प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट को इकट्ठे प्लस कर लो, रिएक्टेंट को इकट्ठे प्लस कर लो, उनका जो एंथैल्पी चेंज है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर देखो डेल्टा एच नॉट आर की वैल्यू कितनी आती है। अगर माइनस में आती है इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर प्लस में आ रही है इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है, डेल्टा एच नॉट आर इज इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखो एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ दिखाती हूँ मैं एंड में आपको न्यूमेरिकल दूंगी स्टूडेंट्स, तो आपने वो न्यूमेरिकल अपनी असाइनमेंट में करने हैं, ठीक है। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। रिएक्शन लिखी गई है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिविंग यू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिएक्शन लिखी गई है। और आपके पास दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ये आपके पास दिए हैं। इसकी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की है 393.5, माइनस में
कार्बन मोनोऑक्साइड है -113.3, वाटर है -241.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो इतनी हीट इज इवॉल्व, सब में इवॉल्व हो रही है क्योंकि माइनस में। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, आप रिएक्शन लिख लिया आपने पहले ऊपर। ठीक है, आपको पता है दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट के एंथैल्पी को प्लस कर लोगे, रिएक्टेंट के एंथैल्पी को प्रोडक्ट प्लस कर लोगे, फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपको बता दिया है आपने निकालनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो वो होता है सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन कौन है, वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्टेंट कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। वैल्यूज जो माइनस में है वो माइनस में रहने देनी है। जैसे वाटर की है -241.8, कार्बन मोनोऑक्साइड की है -113.3, लेकिन क्योंकि दोनों ऐड होनी है तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना है। फिर ये हो गया माइनस बीच में, फिर आगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की है -393.5 प्लस हाइड्रोजन की कितनी होगी, 0। तो यहाँ ये नहीं सोचना कि हाइड्रोजन की नहीं दी है, हाइड्रोजन की इसलिए नहीं दी है क्योंकि बाय कन्वेंशन हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये बाय नेचर H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन नेचर, और बाय कन्वेंशन इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज 0। ठीक है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी लेनी है आपने, 0। तो जब आपने इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास एनर्जी का जो रिजल्ट आया वो आया कि जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो 38.4 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, प्लस में आ रही है, इसका मतलब इतनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। बस साइंस का आपने ध्यान रखना है, प्लस माइनस को अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना है, जो दिया है वैसे ही लिखना है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अगर प्लस में आ रहा है दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन है, माइनस में आती तो एक्सोथर्मिक। तो एंड में मैंने आपको और न्यूमेरिकल देने हैं, ये आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे आते हैं न्यूमेरिकल इसके। उसके बाद नेक्स्ट एक और करना है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स जब एक मोल किसी कंपाउंड का बनता है, फॉर्म होता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो कितना एंथैल्पी चेंज होता है, उसी के साथ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। हियर C स्टैंड्स फॉर कंबस्शन, दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबस्शन चेंज। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना है जब भी वर्ड यूज़ किया जा रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इसका मतलब आपने उस कंपाउंड को ऑक्सीजन में बर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना एंथैल्पी चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो जब स्टैंडर्ड वर्ड यूज हो रहा है तो स्टैंडर्ड स्टेट में तो होंगे ही रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का मतलब हो गया कि कितना हीट इवॉल्व हो रही है, कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है जब कोई कंपाउंड बर्न हो रहा है ऑक्सीजन में। तो स्टूडेंट जैसे आपको बोला जा रहा है डेल्टा H0C ऑफ कार्बन कितनी दी गई है, -393.5 किलो जूल पर मोल। इसको मैं इक्वेशन में कैसे लिखूंगी स्टूडेंट, सिंपल, मैं क्या करूंगी, कार्बन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दी है मुझे, तो मैं कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करूंगी C+O2, तो ऑब्वियस है आपको पता ही लग जाएगा क्या बनेगा, CO2। डेल्टा H0C कितना लिखूंगी मैं, ये -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसका मतलब जब कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो 393.5 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इस तरह से लिखनी है आपने। अब देखो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है, कंबस्शन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी, ऑलवेज हीट इज इवॉल्व्ड। जब भी किसी कंपाउंड को आप ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो हमेशा हीट इवॉल्व होती है नेगेटिव। फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन कंबस्शन इज ऑलवेज इन नेगेटिव। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं इसको, बॉम्ब कैलोरीमीटर में मेजर करते हैं, और जब भी कंबस्शन होगी टेम्परेचर भी राइज करेगा और प्रेशर भी राइज करेगा। ठीक है,
अब जैसे एक न्यूमेरिकल है, फटाफट से देख लो। कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट सी ऑफ ग्लूकोज। आपने ग्लूकोज की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालनी है स्टैंडर्ड स्टेट में। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास दी हुई हैं, ये गिवन इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। आपने ये इक्वेशंस देखी, ये तीनों इक्वेशन आपने देखी। अब आपका सबसे पहला काम क्या है, इसमें आपने लिखनी है रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, आपने निकालना है डेल्टा एच नॉट सी ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब ग्लूकोज इज C6H12O6। एच नॉट सी का मतलब हो गया कि जब मैं ग्लूकोज को बर्न करूंगी ऑक्सीजन में, तो ऑब्वियस है, इतना पता ही है कि जब मैं इसको ऑक्सीजन में बर्न करूंगी तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब सबसे पहला काम होगा मेरा इन इक्वेशन को बैलेंस करना है। एंड आई थिंक यू नो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। तो आपने इसको बैलेंस कर लिया पूरा, ताकि बराबर कार्बन बराबर ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन हो गए। डेल्टा एच आपने निकालना है, ठीक है, आपको यही निकालना है डेल्टा एच नॉट सी। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन मेरे को कैलकुलेट करनी है ग्लूकोज की। तो मतलब क्या हो गया कि जब मैंने ग्लूकोज को ऑक्सीजन में बर्न किया तो कितना हीट चेंज हो रहा है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों इक्वेशंस को देखूंगी। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखूं और थर्ड को देखूं, तो आप देखो यहाँ कार्बन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, लेकिन इस इक्वेशन में कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहली और दूसरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी पूरी को एंड तक, डेल्टा एच तक। इस तरह से इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी एंड तक। उसके बाद मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी, ठीक है। और जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगी और फिर जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो मेरे पास क्या बचेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो क्या किया मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, और फिर उनको ऐड कर दिया मैंने। तो जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये आई फाइनल इक्वेशन ऐड करने पर। फर्स्ट एंड सेकंड को पूरी इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर उनको ऐड कर दिया। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन हुई। थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड इक्वेशन वॉज दिस, ये गिवन इक्वेशन है ये सारी, ये दोनों इक्वेशन भी दी हैं, ये भी दी है, ठीक है। इस इक्वेशन से जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो स्टूडेंट्स देखो ये सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास ये आई इक्वेशन। और ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो मेरे को चाहिए थी, ये वाली इक्वेशन। अब आप खुद देख लो, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दे बोथ आर द सेम, ठीक है। तो कैसे किया सब्ट्रैक्ट, ये देखो मैंने क्या लिखा, पहले मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी, पहले मैंने लिखी, क्योंकि मैंने सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड को फोर्थ से, तो मैंने फोर्थ इक्वेशन लिखी स्टूडेंट्स ऊपर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन लिखी मैंने ऊपर, थर्ड लिखी मैंने नीचे, ठीक है। और ये देखो जब मैंने सेम क्योंकि आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज हो गए, माइनस 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 प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। यहाँ में से ये सब्ट्रैक्ट करके कितने बच गए, 6 ऑक्सीजन, ठीक है। 9 में से 3 6 ऑक्सीजन, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, ठीक है। ये C6H12O6 भी है एक, ये काय में आ रहा है, माइनस में, तो ये माइनस में है तो इसको इस साइड ले जाऊंगी मैं, ठीक है। तो ये बन गई आपके पास C6H12O6 प्लस 6O2 दिस प्लस दिस, और डेल्टा एच जब दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चेंज होके ये वाला साइन, तो प्लस माइनस माइनस, आपके पास आंसर काय में आया माइनस में, -2816, क्योंकि दिस इज इन माइनस, ठीक है। तो ये आया आपके पास फाइनल रिजल्ट, और ये वही इक्वेशन है जो मेरी क्या थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट इज कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट सी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, वही मैंने निकाली एंड में। तो इसका मतलब मैंने निकाल दिया कि एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज इज -2816.6 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स जब ग्लूकोज की कंबस्शन होती है, ग्लूकोज को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया जाता है, तो 2816.6 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट इज इवॉल्व, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपने देख लेने हैं, इसी के साथ मैं आपको और न्यूमेरिकल्स भी दूंगी, वो आपने सॉल्व करने हैं खुद, ठीक है। थैंक यू।